नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस अकेडमी में। आज का डेट है 22 नवंबर 2022 एंड डेली के प्रीलिम्स फोकस करंट अफेयर्स के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल लेट मी रिमाइंड यू दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहने वाला है इस पीडीएफ का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। यू कैन गो देयर एंड डायरेक्टली डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम देयर, राइट, एंड ऑफ कोर्स मेक योर नोट्स। सबसे पहला ही न्यूज़ में आ जाता है, यहाँ पे पीआईबी से उठाया गया है रिगार्डिंग फोटोनिक क्रिस्टल्स। नाउ एक रिसर्च टीम सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट साइंस जो है ना, जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इन्होंने डेवलप किया है ग्राफीन स्टेबलाइज ट्यूनेबल फोटोनिक क्रिस्टल। नाउ कहा जा रहा है इस फोटोनिक क्रिस्टल के डेवलपमेंट के साथ आने वाले समय में जो बेसिकली डिस्प्ले एंड लेज़र डिवाइसेस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाएंगे, उनकी जो इलास्टिसिटी और क्वालिटी है रिस्पेक्टिवली ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। तो सवाल होता है दैट ये फोटोनिक सेल जो डिस्कवर किया गया ये है क्या? ये काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं ऑप्टिकल नैनो स्ट्रक्चर है। देखो ध्यान से पहले ही बता देता हूँ, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट? व्हेनेवर दे विल आस्क यू रिगार्डिंग द फैक्ट दैट इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप कर रही है, सो देयर यू कैन एक्चुअली फोकस ऑन टू दिस दैट यस, ये फोटोनिक क्रिस्टल्स एक ऑप्टिकल नैनो स्ट्रक्चर है जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है पीरियोडिकली चेंज करते रहता है, राइट? नाउ फोटोनिक क्रिस्टल्स आर बहुत अट्रैक्टिव ऑप्टिकल मटेरियल्स बोला जा रहा है, जिससे हम लोग आने वाले समय में जो ये बेटर वेरियस डिवाइसेस है ना, उसमें लाइट फ्लो को मैनिपुलेट और साथ ही साथ प्रॉपर तरीके से कंट्रोल भी कर सकते हैं। यह है कुछ फोटोनिक क्रिस्टल्स जिसको वेरियस एप्लीकेशंस में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे लेजर्स, जैसे एलईडी, जैसे सोलर स्टेम जनरेशन, स्मार्ट डिटेक्टर्स एंड व्हाट नॉट, राइट? चलो देखो, मैं यही बोलूंगा दैट दिस इज अ न्यू स्टेप, न्यू डिस्कवरी, सो आई वुड से दैट दिस इज अ काइंड ऑफ न्यूज इन ट्रांजिशन। एज इसकी एप्लीकेबिलिटी अलग अलग डिवाइसेस में होने लग जाएगी ना, तो हमें ज्यादा इस पिक्चर को रिलेटेड और भी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट? नेक्स्ट आगे बढ़ता है, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ये न्यूज है। एक्चुअली एक कॉन्फ्रेंस रिसेंटली हेल्ड किया गया था ऑन जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, और इस कॉन्फ्रेंस का नाम था जियो स्मार्ट इंडिया 2022। जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी ये एक अनडाउटेडली एक इमर्जिंग फील्ड है इन स्टडीज रिगार्डिंग वेरियस स्ट्रीम्स लाइक ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, या फिर इसको जीआईएस भी बोल सकते हैं, रिमोट सेंसिंग हम इसको बोल सकते हैं, या फिर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नाउ जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी हमें क्या हेल्प करती है? ये हमें हेल्प करती है दैट स्पेस से जो है ना हम कोई भी डेटा को इकट्ठा कर सके। अब देखो, स्पेस से अगर आप जमीन के रिलेटेड कोई भी डेटा इकट्ठा कर पा रहे हो तो डेटा ही तो फ्यूचर करेंसी है भाई। हम बार बार क्यों इसको बोलते हैं? इसका मतलब क्या, डेटा अगर रहेगा उस पर एनालिसिस हो पाएगी, उसके रिलेटेड मॉडलिंग हो पाएगी, प्रॉपर सिमुलेशंस हो पाएंगी, उसके रिलेटेड प्रॉपर विजुअलाइजेशन हम लोग कोई भी एस्पेक्ट्स को कर सकते हैं, राइट? सो या गवर्नमेंट ने प्रीवियसली भी इसके रिलेटेड गाइडलाइंस रिलीज किया है जियो स्पेशल सेक्टर में। मैं बोलूंगा जैसे जियो स्पेशल डेटा 2021, ड्रोन रूल्स 2021, स्वामित्व स्कीम रिसेंटली ही बहुत ज्यादा न्यूज में था। स्वामित्व स्कीम के तहत बेसिकली जो विलेज में जो लैंड्स है ना, उसको मैपिंग की जाएगी थ्रू दिस जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, राइट? सो यू शुड नो अबाउट ऑल दीज स्टफ्स, राइट? नेक्स्ट आगे बढ़ता है, कोरोनाविया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर KJWA। नाउ इंडिया ने इस जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर को अपोज किया है। नाउ क्योंकि इसमें बोला जा रहा है दैट क्यों ना एग्रीकल्चर सेक्टर से जो ग्रीन हाउस गैस को एमिशन होता है उसको रोका जा सके। नाउ अब इंडिया का कहना, आप खुद सोचो, इंडिया सिर्फ अपने लिए नहीं कह रही है, इंडिया इज कीपिंग दिस फ्रंट ऑन बिहाफ ऑफ डिफरेंट अदर डेवलपिंग नेशंस एज वेल, जिसमें इंडिया ने क्लियरली बोला है दैट देखो भाई, आप जो बोल रहे हो ना दैट इससे तो पुअर के पेट पे आप लोग लात मार रहे हो, क्योंकि देखो एमिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर ये लग्जरी तो नहीं है ना, ये लग्जरी नहीं है, रादर ये सर्वाइवल के लिए है भाई, ठीक है? सो यू कांट टेल दिस टू बी अ मैटर ऑफ लग्जरी, राइट? सो कोरोनाविया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर ये एक लैंडमार्क डिसीजन है अंडर UNFCCC, जो कि वर्क करती है टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। वुड यू रिकॉल इट? क्या आप ये याद कर सकते हो? बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहा हूं। नेक्स्ट, यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। यूके ने दिया है गो हेड फॉर 3000 वीजास फॉर यंग इंडियन प्रोफेशनल्स, जिससे दे कैन लिव एंड वर्क इन द कंट्रीज ईच ईयर। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ दैट इसमें
इंडिया से अगर कोई प्रोफेशनल्स है ना, दे कैन इजीली गो टू यूके एंड दे कैन इजीली एक्चुअली वर्क देयर। इनफैक्ट इंडिया एक पहला वीजा नेशनल कंट्री है जो क्या बेनिफिट हुआ है फ्रॉम इस टाइप का स्कीम अंडर द यूके इंडिया माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप, जो क्या पिछले साल ही इंडिया और यूके के द्वारा एग्री कर लिया गया था, जिसमें 18 से 30 साल के बीच वाले जो यंग जनरेशन है ना, जिसको हम लोग यंग प्रोफेशनल्स बोल सकते हैं, दे कैन गो टू यूके एंड वर्क देयर अप टू 2 years एज वेल, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सिक्योरिटी अपीलिएट ट्रिब्यूनल के रिलेटेड न्यूज है यहाँ पर। नाउ क्यों न्यूज हमें है सिक्योरिटी अपीलिएट ट्रिब्यूनल? क्योंकि सिक्योरिटी अपीलिएट ट्रिब्यूनल ने अपहेल्ड किया है एक ऑर्डर फ्रॉम द इंश्योरेंस रेगुलेटर, दैट इज IRDAI। और IRDAI एक्चुअली इन्होंने क्या बोला था ना, इन्होंने बोला था दैट गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस जो है उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा ना। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये फॉल कर रही है अंडर द प्रीव्यू ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, है ना, और इसको जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफर नहीं कर सकती। तो इतना भीतर में घुस के भैया क्या छोटा मोटा मैटर है वो सब तो जानने की जरूरत नहीं है। ये सब शायद ही आपसे पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, राइट। हमें क्या जरूरत है? सिक्योरिटी अपीलिएट ट्राइब्यूनल के बारे में जानना, दैट व्हाट इट एक्चुअली इज, राइट। सो देखो, सिक्योरिटी अपीलिएट ट्राइब्यूनल ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको स्टैब्लिश किया गया था सेक्शन 15 ऑफ सेबी एक्ट 1992 के अंडर। नाउ सिक्योरिटी अपीलिएट ट्रिब्यूनल का एक मात्र ब्रांच है जो क्या है मुंबई में, और ये लाई करता है अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके पास पावर्स है जो कि सिविल कोर्ट्स के पास सिमिलर टाइप की पावर होती है। इनफैक्ट ये क्या क्या काम कर सकती है? देखो क्या होता है ना, दैट कभी भी अगर सोचो सेबी एक्ट 1992 के अंडर अगर किसी को वर्डिक्ट सुनाया गया, या फिर PFRDA के अंडर किसी को वर्डिक्ट सुनाया गया, IRDAI ने किसी को सुनाया, राइट, और वो वर्डिक्ट अगर किसी को पसंद नहीं है तो वो इसको वर्डिक्ट किसके पास जाती है? वो आती है सिक्योरिटी अपीलिएट ट्रिब्यूनल के पास, राइट। अब अगर सिक्योरिटी अपीलिएट ट्रिब्यूनल ने जो इन एक्ट्स के तहत वर्डिक्ट दिया, अगर वो आपको पसंद नहीं है, तब आप फिर से जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के पास अपील करने में। समझ रहे हो बात? तो ये कुछ प्रोविजंस है यहाँ पे। नेक्स्ट, आर्म्ड फोर्स ट्राइब्यूनल के रिलेटेड न्यूज में है। क्यों न्यूज में है भैया? क्योंकि अपॉइंटमेंट कमिटी जो है ना ऑफ द कैबिनेट, दे हैव अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट्स ऑफ अराउंड इतना वैकेंसीज, राइट, इन आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल। आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल एक मिलिट्री ट्राइब्यूनल है इंडिया में जिसको एस्टेब्लिश किया गया अंडर आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल एक्ट ऑफ 2007। ना सवाल होता है इनके पास पावर क्या है भाई इस ट्राइब्यूनल का? देखो, ये एडजुडिकेट कर सकती है ट्रायल्स बाय आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल ऑफ द डिस्प्यूट्स एंड कंप्लेंट्स जो क्या आती है कमीशनिंग करने में, अपॉइंटमेंट, इनरोलमेंट, है ना, या फिर कंडीशन ऑफ सर्विसेज पुट करने में अंडर द आर्मी एक्ट या फिर नेवी एक्ट या फिर एयरफोर्स एक्ट के अंडर, ठीक है ना। फंक्शन क्या है? कोई भी अपील जो अराइज हो रही है फ्रॉम द कोर्ट मार्शल ऑर्डर, फाइंडिंग या फिर सेंटेंस, उसको रिव्यू किया जाता है बाय आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल एक्ट के अंडर। समझ रहे हो बात? नाउ अभी जो रिसेंटली न्यूज में इसलिए भी ज्यादा आ गया ना, क्योंकि जो ट्रेडिशनल थी इस आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल में अपॉइंटमेंट की, उसको ब्रेक कर दिया गया है, राइट। अभी तक क्या होता था ना, रिटायर्ड आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स ऑफिसर को ही अपॉइंटमेंट किया गया जाता था इस मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल, बट अभी जो है, अभी इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज के भी रिटायर्ड ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया गया है इसमें, ठीक है। तो ये कुछ अलग है। G20 प्रेसिडेंसी शायद अभी तक तो सबके कानों में घुस ही गया होगा। सो यस, इंडिया ने अज्यूम किया है G20 प्रेसिडेंसी फॉर अ ईयर, एक साल के लिए, राइट। और अनडाउटेडली इंडिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट आप बोल सकते हैं। G20 20 ऐसे कंट्रीज है जो क्या दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमीज है, राइट। ग्लोबल अगर जीडीपी ले लीजिएगा, इन 20 इकोनॉमी जो है, ये 20 इकोनॉमी ही 85% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी कंटेंट करता है, और इनफैक्ट 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो है ना इन्हीं कंट्रीज में होती है। वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है, 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन तो यहीं पर है, right. In fact, India will join a small group of developing nations which includes Mexico, China, Argentina, Saudi and Indonesia, जिन्होंने assume किया है presidency of group that is G20 group since they have started their working, right. And in fact, it is for the first time आप बोल सकते हो ट्रॉयका जो है ना वो सिर्फ कंप्राइज करेगा ऑफ ओनली डेवलपिंग कंट्री। ना सवाल होता है G20 ट्रॉयका है क्या भाई? देखो, G20 में the members holding the rotatory presidency every year works together with its predecessor and successor and it is known as troika, right. मतलब सोचो, आज जो है इस साल कंट्री ए इसका प्रेसिडेंसी संभाल रही है, कंट्री बी नेक्स्ट साल करेगी, कंट्री सी नेक्स्ट साल करेगी, राइट।
अब ए अगर डेवलप्ड कंट्री है, बी अगर डेवलपिंग कंट्री है और सी डेवलप्ड कंट्री है, राइट? तो अभी अगर बी के पास अगर प्रेसिडेंसी आ गया तो वो उसको किसके साथ काम करना पड़ेगा? ए और सी के साथ, है ना? तो ये हो गया, एक हो गया ट्रॉयका, समझ रहे हो, जिसमें ए डेवलप्ड है, सी डेवलप्ड कंट्री है, बी डेवलपिंग कंट्री है। बट वहीं पे अगर ए भी डेवलपिंग हो, बी भी डेवलपिंग हो और सी भी डेवलपिंग हो तो एक ट्रॉयका वो भी एक ट्रॉयका बन रहा है। बट ये ट्रॉयका जो है सिर्फ और सिर्फ विल कंप्राइजेस ऑफ डेवलपिंग नेशंस ओनली। और अभी जो इंडिया के पास आने वाला है ना, तब भी एक ट्रॉयका बनने वाला है, ठीक है? क्यों? क्योंकि इंडिया से पहले भी अभी इंडोनेशिया के पास था, है ना? और इंडिया के बाद ब्राजील के पास जाएगा, तो इंडोनेशिया भी डेवलपिंग, इंडिया भी डेवलपिंग, ब्राजील भी डेवलपिंग, तो हो गया ना G20 ट्रॉयका पहली बार। यहाँ पे वही तो लिखा हुआ है, इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट G20 ट्रॉयका विल कंसिस्ट ऑफ ओनली डेवलपिंग नेशंस। समझ गए बात? चलो अब जो भी हम लोग समझे इसके बेसिस पे कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करते हैं। कल के एमसीक्यू जो था, कल था मेलोकाना बैसिफेरा रिसेंटली सीन इन न्यूज बिलोंग्स टू व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज? कैक्टस, कोरल, बैम्बू या फिर पाइन? आंसर वाज बैम्बू, राइट? आज का क्वेश्चन मैं पूछता हूं, बताइए आंसर। कोरोनाविया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर, KJWA, recently seen in news, demands for regulation of GHG emission from which among the following sector? एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, परमाफ्रॉस्ट रीजन या फिर नन ऑफ द अबव? नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा। विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेस क्लास गाइस। थैंक यू फॉर having discussion with me. Thank you very much.